नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक। अखंड भूमि पीआरएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस समय असल्फा 160 वार्ड में हूं, जहां पर शिवसेना धनुष बांध से उम्मीदवार किरण ज्योतिराम लांडके हमारे साथ हैं। ये युवा नेता है और जन जी का जो विचारधारा है उसको लेकर ये लोगों की सेवा असल्फा घाटकोपर में कर रहे हैं। आज देखा जाए तो कुर्ला यल वार्ड में सबसे कम उम्र के यंगेस्ट नगर सेवक किरण भाऊ लांडके हैं। किरण भाऊ को भाऊ करके यहाँ की जनता पुकारती है और ये भी उन सबको अपनी बहन और माता का के उनके कार्यों को बड़ी अच्छी तरीके से अपने घरेलू संबंध जैसा करते हैं। तो हमारे साथ लांडके जी है। लांडके जी, ये बताइए कि आज आप सिंधेगढ़ से शिवसेना से आपको उम्मीदवारी दी गई है, आप किस तरह लोगों की सेवा करने के लिए उत्सुक है और कैसे आप लोगों की सेवा करेंगे? शिंदे साहब, जो एकनाथ शिंदे साहब हैं, आपके ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताए हैं कि आपका नाम सबसे पहले प्रस्तावित किया है, जबकि आज के डेट में किसी को अभी तक प्रस्ताव बी फार्म का नहीं दिया गया है, लेकिन आप सबसे आगे हैं। इसका क्या है कि उनका विश्वास जीतने का कारण? सच कहूँ तो 2017 में मैं 27 साल की उम्र में मुंबई में जो है नगर सेवक बनने का मुझे मौका मिला और निर्दलीय हुई। और जब मैं चुन के आया तब से मैं शिंदे साहब से जुड़ा हुआ हूँ। तब मेरे पीछे कोई पार्टी नहीं थी, कोई नेता नहीं था, सिर्फ शिंदे साहब के आशीर्वाद से मैंने शिवसेना ज्वाइन किया। और शिंदे साहब के माध्यम से दूसरे ही साल मुझे जो है वो हेलवाड़ की प्रभाग समिति का सभापति बनने का, चेयरमैन बनने का मुझे मौका मिला। और शिंदे साहब ने आशीर्वाद दे दिया। मैंने हेलवाड़ में चेयरमैन बनते ही मेरे प्रभाग के जितने रोड थे उतनों का काम कराया, टॉयलेट का काम कराया और बहुत सारे जो है जो ज़रूरत के काम थे वो पूरे कराया। एकनाथ शिंदे साहब, कहा जाता है कि असल्फा में बहुत विजिट उनका हुआ है किसी रिलेशन बस, और जब भी वो आते थे आपके बड़े बड़े होर्डिंग ये सब देख के चकाचौंध हो जाते थे। आप अदर पार्टी में थे उस टाइम पे, मनसे में मेरे ख्याल से थे, शिवसेना में थे। उसके बाद भी वो देखने के बाद बड़ा प्रभावित हुए और ये एक यंग नगर सेवक को देखकर वो आपको अपने साथ जोड़ने के लिए बड़ा लालच थे और उन्होंने जहाँ तक किया कि आपको अपने साथ लिया। और आपका जो काम का उन्होंने सर्वे कराया वो काम भी उनको दिल को छू गया है। और आज आप जो काम करने वाले हैं, लोगों के बीच उतर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और कैसे आप लोगों को इस बार अपने को अटैच कर रहे हैं? सच कहूँ तो 2017 से 2022 तक 5 साल हम नगर सेवक जरूर थे, लेकिन उस दौरान जो है 2.5 साल ही हमें काम करने का मौका मिला। 2.5 साल तो हमारा कोरोना में चला गया, लेकिन 5 साल के बाद में जो है काम बिल्कुल ठप हो गए, कुछ काम नहीं होता था, निधि नहीं मिलता था। लेकिन सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से जब मैंने शिवसेना में प्रवेश किया तब एक मेरे प्रभाग में एक नई उमंग उभर आई कि लोगों को लगा हाँ अब जाके कुछ अच्छा और अच्छा होने वाला है। जबकि पिछले 5 सालों में मैंने अच्छा काम किया था, लेकिन शिंदे साहब जैसा बड़ा नेता है मेरे पीछे अगर खड़ा रहे तो लोगों की समस्या जो है वो हल करने में बहुत आसानी प्राप्त हुई। तो जैसे देखा गया कि 5 साल पहले आप 4 साल तक तो सारा कॉरपोरेशन खत्म था, महानगर पालिका इतनी बड़ी होते हुए भी 4 साल तक कोई कॉरपोरेशन हुआ नहीं कोविड की वजह से। इसके पहले जब आप आए जीत के, तो उस टाइम पहाड़ी इलाके जो आपके कहा जाता है लाल बत्ती इलाका, वो बड़ा दयनीय स्थिति था। लोगों को सीढ़ी चढ़ना, लादीकरण था, पानी नहीं पहुंचता था, लोग बड़े परेशान होते थे। रोज टैंकर लगता था पानी भरने के लिए। हम लोग जाते थे तो मेन रोड था मेट्रो का, लोग मेट्रो से भी देखते थे कि ये झोपड़पट्टी इलाका बड़ा दयनीय स्थिति में था। लेकिन आपने आके काफ़ी सुधार किया। देखा जाए तो आपने कितना यहाँ पे पानी की व्यवस्था किया, कितनी इंच की लाइनें डाली और क्या क्या दुरुस्तीकरण सड़कों का, रस्तों का, फुटपाथ का किया है आपने? सच कहूँ तो 2017 में चुन के आने के बाद ही मैं एकनाथ शिंदे साहब के जो है संपर्क में था और शिंदे साहब के संपर्क में होने की वजह से अधिकारियों के साथ जो है मेरा तालमेल बहुत अच्छा था। अधिकारी भी अच्छे से सपोर्ट करते हैं और उसी वजह से जो है मेरा जो मुकुंदराम अम्बेडकर नगर का इलाका है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर का जो इलाका है, वहाँ पर जो है पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। वहाँ पे माताएं बहनें सिर पे पानी का हंडा लेकर, बर्तन लेकर नीचे रोड पर आते थे, यहाँ से नल से पानी भरकर लेके जाते थे, उनको सिर पे पानी ढोना पड़ता था। लेकिन जब 2017 में चुन के आए और शिंदे साहब के माध्यम से महानगर पालिका के अधिकारियों को मैंने जो है अपने वार्ड में विजिट करवाया और दिखाया कि जो आपने मशीनें जो पहले बिठवाई है, मोटर है, वो मोटर 50 HP की है,
जबकि उसका प्रेशर बढ़ा के अपने को 120 HP करना पड़ेगा। ये मैंने उसको उनको दिखाने के बाद उन्होंने जो है तुरंत प्रस्ताव बना के महानगर पालिका में टेंडर करके वो जो है 50 HP के जगह 120 HP की मोटर लगवाई। उससे जो है पूरे इलाके में जो है पानी माले तक पे चढ़ने लगा, इतना पानी का प्रेशर बढ़ गया। इतना ही नहीं, जब शुरुआती दौर में हमने जब मोटर शुरू किया तब ऐसा होता कि मोटर को जो इनलेट है वो कम मिलता था, पानी कम मिलता था, उसकी वजह से मोटर ज़्यादा टाइम चला नहीं पाते थे। तो हमने जो है महानगर पालिका के पीछे प्रस्ताव दे के उनका फॉलोअप लेके जो है जो 60 कॉर्ड का लाइन है वहाँ से 9 इंच की 2 लाइनें जो है रोड अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड क्रॉस करके वो मोटर तक लेके गए। आज मोटर पे फुल सफिशिएंट पानी है और वहाँ से जो है अम्बेडकर नगर तक का जो पूरा इलाका है पूरा पानी से भरा हुआ है, एकदम हर घर में पानी पहुँचा है। तो लांके साहब, जब आप पहली बार नगर सेवक हुए तो आप जब लोगों के बीच में जाते थे, एक यंगेस्ट चेहरा था, 22 साल की उम्र थी, आपकी पतली काठी है, और जब आप बीच में जाते थे तो आपको काम करने में कैसा लगता था और लोगों से संपर्क करने में कैसा लगता था कि जहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिग्गज आपके विपक्ष में बैठे थे और वो लोग भी उम्मीद नहीं किए थे कि यंगेस्ट लड़का हमारे बीच में जीत के आएगा, उस टाइम पे आप कैसे फेस करते थे जनता को? सच कहूँ तो मेरे इस इलाके में जो है लोग मेरे से अच्छे से प्रभावित थे, लोग मुझे जानते थे बचपन से, उनके बीच में मैं छोटे से बड़ा हुआ, तो लोगों का मेरा एक घरेलू रिश्ता था और लोग जैसे बड़े लोगों को बोल नहीं पाते। आपने देखा होगा कई बार कि नगर से बोलेंगे तो आपके दिमाग में एक छवि रहती है, कोई सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ, जब्बा पहना हुआ, बड़ा सा आदमी, बड़ा सा टीका लगा के, ऐसा एक इमेज लोगों के नज़र में बनी रहती है। लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं था। मैं एक छोटा सा लड़का, अपने बच्चों के जैसे लोग मुझे मानते हैं, अपने भाई जैसे मानते हैं, और जैसे घर के इंसान को हाथ पकड़ के ले जाके काम दिखाते वैसे मुझे हक से लोग काम बताते हैं। अब नारायण नगर में आपने देखा होगा कि नारायण नगर से मुझे एक भी वोट नहीं मिला था, जबकि वहाँ पे मेरा पहचान ही नहीं था किसी से, लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं लोगों को नहीं जानता था। तो वैसी स्थिति में लोगों ने वोट नहीं दिया। लेकिन नारायण नगर में इस बार तो आपको भरपूर वोट मिलने वाला है, क्योंकि नारायण नगर में वोट न मिलने के बावजूद भी मैंने काम किया है। आप वहाँ की सड़कें देखेंगे, वहाँ का पानी का प्रॉब्लम देखेंगे, सब मैंने सॉल्व किया है। शौचालय तक का लाइन घर घर में डाला है, नए नए शौचालय, दो मंजिला शौचालय बनाए हैं, लोगों के लिए सिलाई मशीन, घर घर की बहुत सारे काम किए। तो लाडली बहन योजना में कितना आपने मदद किया? लाडली बहन योजना में हमने कैंप लगाकर लोग जो जितनी हमारी बहनें हैं उनको 1500 रुपये दिलाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हमने घर घर जाके फॉर्म भरवाए। और लाडला भाई के लिए क्या किया आपने? लाडला भाई आप देखेंगे तो हमारे वार्ड में जो है लाडला भाई जो कॉलेज जाते हैं उनका हर साल हम लोग सत्कार करते हैं। जो युवा है जिनको नौकरी नहीं है उनके लिए हमारे ऑफिस में जो है ये साल में एक बार नौकरी मेळावा नहीं लेते हम लोग। हमारे यहाँ पे जो रिज्यूम आते हैं उनको हर 15 दिन 20 दिन में हम लोग किसी न किसी कंपनी में सेट करते हैं। स्थानीय कामदार दिलीप मामा लांडे 4 साल तक खुद 10 नगर सेवकों का काम करते रहे, उनका कितना मदद आपको मिला और किस काम को देख के दिलीप मामा लांडे इतने प्रभावित हुए कि आपको अपनी पार्टी में अपना राइट हैंड, अपना कंधा बनाने की कोशिश की है? सच कहूँ तो शिंदे साहब का और मेरा रिलेशन तो घरेलू था ही, एक बेटे के समान उन्होंने हर बार मुझे रिस्पेक्ट दी है और अपने कार्यकर्ता समझकर उन्होंने हर बार मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। तो वैसे उसी प्रकार यहाँ के आमदार, स्थानीय दिलदार आमदार दिलीप मामा जी है, वो भी कई सालों से मुझे जानते हैं, उनके सामने मैं छोटे से बड़ा हूँ, तो उनको भी पता है ये कार्य करने वाला कार्यकर्ता है, ये नेता बनने वाला कार्यकर्ता नहीं है, रास्ते पर उतर के काम करने वाला है। तो उन्होंने भी उस मेरी जिम्मेदारी को समझा और मुझे प्रभाग में जो है फिर से नगर सेवक बनाने के लिए मुझे मौका दिया। आज आप देखते पिछले 4 साल से मैं नगर सेवक नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने जो मेरे पर जिम्मेदारी दी, जो काम मैंने बोले वो उन्होंने मेरे हाथों से करके दिए। उससे जो है मुझे लोगों में जाने के लिए बहुत आसानी हुई, लोगों के काम हुए। आज उन कामों की वजह से जो है मुझे लोगों के घर जाकर, उनके बीच जाकर प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लोग सामने से कह रहे हैं कि किरण जी हम आपको ही चुनेंगे। गणेश मंदिर के सामने एक मच्छी मार्केट है जो फुटपाथ से लेकर सब कवर किया हुआ है, उसको हटाने की आपने क्या व्यवस्था की? उस मच्छी मार्केट के लिए मैंने प्रभाग समिति अध्यक्ष रहते हुए बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या हो गया कि 2004 में जब ये मच्छी मार्केट और ये सब हटा, अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड के बीचों बीच जो मच्छी मार्केट था वो हटने के बाद में ये अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड बना और उन मच्छी मार्केट के लोगों को जो है वो खन्ना अपार्टमेंट के सामने जगह दी गई। लेकिन वो जगह
परमानेंट नहीं थी, टेम्पररी बेस पे दी गई थी। तब मैंने महानगर पालिका में बहुत बार मीटिंग लगाकर जो है अधिकारियों से बात की कि इनको जो है बाजार इमारत जो अपनी है उसमें शिफ्ट किया जाए, जिससे कि इनको हमेशा के लिए परमानेंट एक जगह मिल जाएगी और रास्ता भी जो है वो साफ सुथरा हो जाएगा। अच्छा, मेट्रो का स्टेशन है असल्फा, उसके नीचे एक बहुत मंदिर, भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसके लिए बड़ा बवाल भी हुआ था मेट्रो स्टेशन का प्लेटफॉर्म न बने। आपने वहाँ मदद किया। वहाँ जो सीवर बहता था, गंदगी हमने देखा था, बहुत बहता था। बड़े नगर सेवक थे, दो नगर सेवक का वार्ड आता था, नेता मिनिस्टर सब, बाहुबली पत्रकार और खुद मिनिस्टर नसीम खान भी थे, लेकिन उस सीवर को सही नहीं कर पाए। आपने कौन सा ऐसा तकनीकी लगाया कि वो सीवर बंद हो गया, महक आना, वहाँ गंदगी जो बह रही थी उसका स्मेल आ रहा था मंदिर के सामने, भक्तों को प्रॉब्लम हो रहा था, वो खत्म हो गया? कौन सा ऐसा जुगाड़ आपने किया? सच कहूँ तो उस रोड की जो है प्रॉब्लम, समस्या क्या थी वही प्रतिनिधियों को समझ में नहीं आई थी। लेकिन मैंने जो है आते ही महानगर पालिका के अधिकारियों को बुलाया, साथ ही में मैंने जो वैयक्तिक मेरी टीम है आर्किटेक्ट की, इंजीनियर की, उनको बुला के मैंने वहाँ का जो है दौरा किया। तो देखने में ऐसे मिला कि पूरे अंधेरी घाटकोट लिंक रोड पे एक ही कलवट था, जो यहाँ से इस रोड से पानी उस रोड पर डाइवर्ट करता था। तो एक कलवट से पूरे डोंगर का पानी डाइवर्ट करना आसान नहीं, मुश्किल है। उसकी वजह से गटर फ्लो ओवरफ्लो होकर पूरे रास्ते पर बहता है। मैंने जैसे ही वो देखा, उसके बाद में मैंने 4 कलवट वहाँ पे बनवाए। आज उससे जो है महेश्वर मंदिर के सामने आप देखेंगे तो 5 मिनट से ज़्यादा पानी रुक नहीं सकता। अच्छा, एक सवाल जाता है कि नारी जो NS रोड है वो पास हो चुका है, 70 फीट चौड़ा रोड है, वो LBS मार्ग से और असल्फा को जोड़ता है मेट्रो के पास। अगर यह रोड बन जाता है तो नागरिकों को जो ट्रैफिक की समस्या आ रही है बड़ी, वो क्लियर हो जाएगी। और हिमालय सोसाइटी के जो उत्तराखंड के लोग हैं, हिमालय पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तर भारतीय सरदार हैं और गुजराती हैं, भानुशाली लोग हैं, इनको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। उसमें आपने बीच में पहल भी किया था, मैंने न्यूज़ भी चलाया था। उस समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं, इस रोड का चौड़ीकरण और गटर का निर्माण जो होने वाला है, यह कैसे आप कर रहे हैं? सच कहूँ तो जब मैं चुन के आया तब से मैंने उस रोड के लिए भाग लिया। 2017 से लेकर 2020 तक मैं उस रोड के लिए हर अधिकारी के चौखट पे जाकर मैंने अपनी एड़ी रगड़ी, लेकिन मुझे यश नहीं मिला। लेकिन 2021 में जो है वहाँ के वार्ड ऑफिसर जो है मनीष जी वड़ंजू, उनके आते ही, और अजीत कुमार अम्बी, इनके माध्यम से, और मराठे साहब जो DMC थे, इन तीनों के सहकार्य से और दिलीप मामा जी के माध्यम से NSS रोड जो है मैंने असल्फा से लेकर नारायण नगर तक जो है पूरा सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण करवाया। साथ में साइड के जो गटर है वो भी सीमेंट कॉन्क्रीट से बनवाया। उसके बाद में अभी भी मेरा प्रयास चल रहा है कि उस रोड का जो है DP रिमार्क में, DP सीट में जो है 18.5 मीटर मतलब 60 फीट का रोड बनाने का हमारा मानस है। लेकिन उसके बाद में वो रोड तो भविष्य में हम लोग जो है उसका चौड़ीकरण करना ही वाले हैं। लेकिन जो प्रमुख सपना है हमारे हिमालय वासियों का, या फिर हमारा नेताजी पालकर मार्ग के, हिमालय वासियों का तो आपने एकदम कायाकल्प पलट दिया है। RCC रोड सौंदर्यीकरण वो दिख ही रहा है, लेकिन उनकी जो अपेक्षा है और सुविधाएं हो, गटर बने, सीवर बने, वहाँ से झोपड़पट्टी हटाई जाए, गंदगी कचरकुंडी हटाई जाए, उस पर कैसे खरा उतरेंगे आप? वहाँ पर जो है हिमालय सोसाइटी हमारे वार्ड में जो है पूरा बिल्डिंग एरिया है, सामने जो है स्लम एरिया है। तो स्लम में रहते हैं मतलब कोई गुनाह नहीं करते, उनको भी जीने का हक है। आने वाले समय में उनको भी डेवलपमेंट करके उनको भी अच्छे घर दिलाने का हमारा मानस है। वहाँ पे मेरे मित्र विजू शिंदे जी नगर सेवक हैं। आज शिंदे साहब के माध्यम से पूरे मुंबई में जो है झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई करने का जो इरादा है, वो उस दौरान उस तहत हम लोग वहाँ पर भी काम करने वाले। साथ में जो हिमालय सोसाइटी वासियों का सपना है और वहाँ के पूरे लोगों का सपना है कि अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड को, जो नेताजी पालकर रोड जो हिमालय के बीचों बीच से गुजरता है, उस रोड को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, जिसका कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही उसका भूमि पूजन करके उसका सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण का काम शुरू किया है। अगर उस रोड को डिसेलवाबाद में से अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो हिमालय सोसाइटी का जो वेटेज है वो बहुत बढ़ेगा, और उसकी कनेक्टिविटी बढ़ने से जो है असल्फा का NSS रोड है उसका जो है ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो हमारा सवाल अभी शॉर्टकट में चलेगा। तो किरण जी ये बताइए कि आपने अपने क्षेत्र में जो काम किया है, गार्डन कितने बने हैं? मेरे क्षेत्र में जो है 2 गार्डन हैं। स्कूल कितने बने हैं?
एक ही स्कूल है जो गुरु नानक स्कूल है और बाकी प्राइवेट स्कूल है। और गुरु नानक युवाओं के लिए जिम खाने कितने बने हैं? युवाओं के लिए मेरे वर्ग का जो है नक्शा आप देखेंगे तो पूरा स्लम इलाका है। यहाँ पे खाली जगह बिल्कुल नहीं है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन छोड़ के आप देखेंगे तो कहीं पर भी नहीं। बुजुर्गों के लिए जो वृद्धा लोग हैं उनको जॉगिंग प्लेस या बैठने का कितना स्थान कट्टा बनाया गया है? वीर जीजा माता उद्यान में मैंने पूरा गार्डन का सौंदर्यीकरण किया है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान है, वहाँ पर कट्टा बनाया है। ऐसे अलग अलग जगहों पे पूरा स्लम में जो है जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ मंडल के माध्यम से मैंने कट्टा बना लिया। बिल्डिंग एरिया में कितने प्योर ब्लॉक और ये सब सुविधाएं और सेट की सुविधाएं आपने दी है? अभी आप हिमालय सोसाइटी में देखेंगे तो सारे रोड हमने सीमेंट कंक्रीट के बनाए। इतना ही नहीं, नामदार बालासाहब देसाई वसाहत जो है, जो काफ़ी पुरानी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 40 साल से कभी रोड नहीं बना था। वो सोसाइटी का रोड जो है मैंने अपने खर्चे से बनाया, ना कि बीएमसी से पैसे से। लादीकरण जो झोपड़पट्टी में लाल बत्ती एरिया में हुआ है, नारायण नगर में हुआ है, ये सब कितनी मात्रा में आपने कर दिया है? लादीकरण हम देखने जाएंगे तो जो है अभी तक 70% में हो चुका है। लादीकरण हो, गटर दुरुस्तीकरण हो, घर घर ड्रेनेज लाइन डालने का काम हो, ये 70% हो चुका है। पिछले 4 साल नगर सेवक पद न होने की वजह से महानगर पालिका के माध्यम से काम नहीं हो पाया। दस्तक बस्ती योजना आपके माध्यम से कहाँ तक सफल रही? स्वच्छता, साफ सफाई, सौंदर्यीकरण करने में आप कहाँ तक कामयाब रहे दस्तक बस्ती में? सच कहूँ तो दत्तक वस्तु योजना में आज भी कहूँगा, भले मैं सरकार में हूँ, लेकिन कहूँगा कि दत्तक वस्तु योजना ये सबसे फेल योजना है। क्योंकि उसमें जो है आपको आदमी गिनने की परमिशन नहीं है। उसमें आदमी को एकक कहा जाता है, लेकिन आप एकक गिन नहीं सकते। और 15 एकक 20 एकक दिए जाते हैं, लेकिन एकक का मीनिंग ये पर्सन होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम अधिकारियों से कंप्लेंट करते हैं तो अधिकारी जो है बताते हैं हमें इंसान गिनने की अनुमति नहीं है, हम सिर्फ काम बता सकते हैं। और वैसे में जो है उनका जो अनुदान है वो बहुत ही कम है। आप अगर देखेंगे एक इंसान को 200 रुपया उनको पगार दी जाती है, अनुदान दिया जाता है। वो पगार नहीं, अनुदान किया कहा जाता है। तो 200 रुपये में आदमी दिन भर कचरा कितना उठाएगा? आज की महंगाई अगर आप देखेंगे वो हिसाब से उसमें सर्वाइव करने के लिए कम से कम 570 रुपया उसका अनुदान होना जरूरी है। लड़के जी, अगर आपके क्षेत्र में झोपड़पट्टी ज़्यादा है, एकनाथ शिंदे जी भी कई बार है झोपड़पट्टी पुनर्वसन की बात कहें, तो ये सब कितना जल्दी इसका कायाकल्प बदल सकता है? और उनको क्या धारावी में जैसे अभी आवाज़ उठ रही है कि 500 का कारपेट एरिया दिया जाए और ग्राउंड +1 के अगर रूम है तो उनको डबल घर दिया जाए, डबल दुकानें दी जाए, ऐसी व्यवस्था क्या आपके क्षेत्र में एकनाथ शिंदे जी पूरा करने में कामयाब होंगे? बेशक, क्यों नहीं। माता रमाबाई अम्बेडकर नगर घाटकोपर वरिष्ठ में आपने देखा होगा कि वहाँ पे 17,000 घरों की क्लस्टर योजना है साहब ने जो शुरू की है। SRA और MMRDA के माध्यम से 17,000 घरों को बनाने का मानस तो उन्होंने किया है। आज इतने बड़े पैमाने में जो है सबसे बड़ी योजना अपने घाटकोपर ईस्ट में की जा रही है। उसी धरती पर मुंबई में 17 जगहों पर जो है ऐसी योजनाएं बड़े क्लस्टर में होने वाली। तो उसी तरह ये जो असलफा जो है हमारे 3rd फेज में, लेकिन मैंने आज तक जनता को क्यों नहीं बताया था? क्योंकि पुराने लोग जो है वो बताते थे इलेक्शन के टाइम पे कि बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन मैं इलेक्शन के दौरान वो मुद्दा नहीं उठाऊंगा, मैं इलेक्शन के बाद जो है वो काम करके दिखाऊंगा। किरण जी, आपके विपक्ष में सामने बड़े दिग्गज लोग भी खड़े, फाइनेंसर और ताकतवर बाहुबली भी बोला जा सकता है। और जिस पार्टी में आप थे पहले, शिंदे शिवसेना में, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट में, आज उनके तरफ से दूसरा कोई कैंडिडेट है, आप कितना फेस करेंगे कि आपको क्या फायदा होगा इस वोट में, कितना नुकसान नहीं होगा? सच कहूँ तो फायदा ही होगा, क्योंकि सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं या फिर खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर डर के भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका अभी खड़ा रहना ही तय नहीं है। मतलब अभी उम्मीदवारी उनको मिलेगी और या फिर वो लेंगे या नहीं लेंगे वो भी उनका तय नहीं है। और दूसरी बात जो है, लोगों में छवि अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मैंने 9-10 साल से पिछले काम किया है, लोगों के बीच जाने के बाद लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैंने लोगों को प्यार दिया, तो एक घरेलू संबंध जो है मेरे वार्ड में है, और ये भाई बहन का रिश्ता जो हमारे वार्ड में बना है कि आज कोई भी महिला जो है अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह मुझे बुलाती है और अपना काम करवाती है। तो उनको जो है एक विश्वास सा बन गया है कि नहीं, मैं मेरे बेटे को, मेरे भाई को बुलाऊंगी, उसको काम बताऊंगी तो ये मेरा काम करके देगा। ये विश्वास जो मैंने पैदा किया है ये पूरे वार्ड में फैला हुआ है और लोग मुझे उसी विश्वास से जो है
आने वाले समय में चुन के देंगे, मुझे विश्वास है। आप नया ब्लूप्रिंट क्या लेके उतरे हैं इस बार के चुनाव में, और क्या नया आप जनता के लिए करेंगे अभी? आने वाले समय में ब्लूप्रिंट जो है, ये पूरा असलफा का रीडेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे हिमालय सोसाइटी हो, असलफा हो, नारायण नगर हो, जबकि हमारा ये पूरा इलाका जो है फनल जोन में आता है। यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट प्लान के लिए कोई भी जो निजी बिल्डर होते हैं वो आ नहीं पाते, क्योंकि उसका फनल जोन में होने की वजह से FSI नहीं कंज्यूम हो पाता। अभी तो ये सारे सबगृह निर्माण विभाग आपके एकनाथ शिंदे साहब जी के पास है, तो आप बेहद खुशी से अपने प्रपोजल को रख सकते हैं। ये कैसे रखेंगे आप? इसके लिए क्या है, महाराष्ट्र शासन ने एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से जो योजनाएं निकाली है, उसमें SRA और MMRDA मिलकर जो है वो स्लम को डेवलप करने के लिए नई पॉलिसी बनाई है। जिस तरह से घाटकोपर में काम हो रहा है, उसी तरह असलफा में भी काम होगा। और आने वाले समय में जहाँ पर FSI कंज्यूम नहीं कर पा रहे, उस FSI को TDR के रूप में जो है वो बिल्डरों को या फिर SRA और म्हाडा को दिया जाएगा, जिससे कि वो दूसरे जगह पे जब कहाँ काम करेंगे तो उनका फ़ायदा वहाँ पे वसूला जाएगा। मामा आपके लिए कितना जगह प्रचार करेंगे, कितना उन्होंने स्टेज शो रखा है, कितना पैदल मार्च रखा है? दिलीप लांडे मामा का कहाँ तक सहयोग आपको होगा? मुझे विश्वास है कि मामा जो है मेरे वार्ड में, उनके इलाके में जो वार्ड, उनके विधानसभा में जो मेरा प्रभाग का जो हिस्सा लगता है, उस हिस्से के हर घर तक मेरे लिए पहुँचेंगे, मेरे प्रभाग के लिए पहुँचेंगे, मेरे प्रभाग के लोगों के लिए पहुँचेंगे, जो कि आने वाले समय में लोगों के विकास के लिए मुझे काम करना है। और ये बात लोगों तक रखने के लिए वो हर घर जाएंगे और मेरे प्रभाग के लिए, शिवसेना पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। क्या ये माना जाए कि दिलीप लांडे मामा का किया हुआ काम, विकास जो बोलता है उनका, उसका बहुत सा आशीर्वाद प्रभाव वोटरों पे है और उसका फायदा आपको मिलेगा? 100% मिलेगा। शिंदे साहब के माध्यम से, शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने चांदीवली के लिए जो है बड़े पैमाने पे निधि दिया है, और उस निधि के वजह से जो है चांदीवली में हर मंडल में, हर सोसाइटी में, हर जगह पे जो है मामा के माध्यम से हर गली में काम हुआ है। तो उसके लिए जनता जो है चांदीवली की बहुत खुश है। आप देखेंगे तो पिछली बार जो है मामा सिर्फ 409 वोट से जीते थे, लेकिन लास्ट टाइम जब मामा इलेक्शन में जीते तो 21,000 वोट से जीते। ये बड़ी एक उपलब्धि जो है हमारे शिवसेना पार्टी को मिली है। तो हमारे साथ किरण ज्योतिराम लांडे जी हैं, जो यंग यूथ है और यूथ के लिए काम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और एक बार नगर सेवक रह चुके हैं, दोबारा एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से धनुष बाण से वो फिर से उम्मीदवार चुने गए हैं और 160 वार्ड में या कुर्ला पश्चिम में अपना उम्मीदवारी दाखिल कर चुके हैं। और इसी तरह उन्होंने बेबाक तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से जनता में किया हुआ कार्य, उनके संपर्क और उनके बीच में जाने की जो प्रक्रिया है, उन्होंने सब हमारे साथ आज साझा किया है। और इसी तरह वो जनता का क्या क्या काम करेंगे जीतने के बाद, और दिलीप लांडे मामा आमदार का क्या प्रभाव उनके कार्यों का होगा, यह भी चर्चा हमने की है। देखा जाए तो आने वाला चुनाव जो है बहुत गठित स्थिति में है, जो कि पार्टियां कई उम्मीदवार उतार रहे हैं, कई निर्दलीय और विपक्ष में लोग उतरने वाले हैं। इससे किरण लांडे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि असलफा में, घाटकोपर में 160 में काम बोलता है, और जो काम किया गया है 160 में किरण लांडे के माध्यम से, उसकी चर्चा आज जनता के बीच में लगातार हो रही है। और उम्मीदवारी के तौर पे सब सर्वे कराने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपनी उम्मीद जताते हुए इन पे अपना विश्वास जताया है कि यह महानगर पालिका कुर्ला यलवाड़ में 160 की भारी मतों से विजयी होंगे और शिवसेना को एक बड़ी ताकत महानगर पालिका में देंगे। इनके विचारों के हिसाब से जो विकास हुए हैं, जो RCC रोड बने हैं, सौंदर्यीकरण हुआ है, स्कूल बच्चों का बना है, गार्डन बना है और कचर कुंडियों की व्यवस्था की गई है, लाडली बहन योजना में कार्य किया गया है। उसके बाद कोविड के समय में बिना नगर सेवक रहते इन्होंने लोगों की सेवा दी है और पर प्रांतियों के बीच में जाके सेवा दी है। इनका इलाका जो है कई प्रांतों का इलाका है, जहाँ पे गढ़वाल के लोग, उत्तराखंड के लोग, उत्तर भारतीय
पूर्वांचल के लोग और पंजाब के लोग और सबसे ज्यादा गुजराती भानुशाली लोग रहते हैं, महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, इन सब का एक समीकरण बनाते हुए किरण लांडे ने सबको अपने से जोड़ा है, पार्टी से जोड़ा है, पार्टी की ताकत को बढ़ाया है। इनसे बात करने के बाद ये महसूस होता है कि जनता के बीच जो आवाज उठ रही है वह सही है, जिसका परिणाम हमारा 15 जनवरी को वोटिंग के बाद 16 जनवरी को रिजल्ट में एक उदय होता सूरज की तरह किरण लांडे के 160 में फिर से देखे जाएंगे। PRSS न्यूज के साथ पवन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा।